नमस्कार, वेलकम टू एक सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। बड़े अरमानों को लेकर एक नौजवान जब फौज में भर्ती होता है तो उनके मन में बहुत सारे आशाएं रहता है। केवल उनके मन में ही नहीं, उनका जो परिवार वर्ग है उनके पीछे जो घर में इंतज़ार करते हैं, मेरे बेटे फौज में गए हैं, देश के लिए काम करेंगे। पर देश के लिए काम करना सबका भाग्य में नहीं होता है। बहुत बार ऐसे देखा गया कि फौज का ट्रेनिंग के दौरान रिक्रूट्स को चोट लग जाता है और फिर उन्हें मेडिकली डाउनग्रेड करके मेडिकल बोर्ड आउट किया जाता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन कौन सा फैसिलिटीज़ उनके लिए उपलब्ध है और अगर उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रहे तो क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना है, किससे अप्रोच करना है जिससे कि उसको मिनिमम लिवलीहुड सपोर्ट मिले, वो सम्मान के साथ जी सके। क्योंकि फौज में जब ट्रेनिंग करने गए, ट्रेनिंग के दौरान वो मेडिकली डाउनग्रेडेड हो गए। जब डिसेबल हो जाता है तो उनके लिए जीना बहुत मुश्किल होता है। सिविल में कहीं उनको जॉब नहीं मिल पाता है। तो इस सिचुएशन में कैसे उनको मिनिमम लाइफ सपोर्ट मिलेगा और एक सर्विसमैन कोटा कैसे मिलेगा, एक सर्विसमैन कोटा अगर नहीं मिला तो कहाँ अप्रोच करना है। तो दोस्तों एक एक करके देखेंगे ये सारी बातें। सबसे पहली ये बात है कि 2006 में बोर्डेड आउट रिक्रूट्स को एक सर्विसमैन स्टेटस दिया गया। हाँ दोस्तों, ये बहुत दिनों से डिमांड था क्योंकि अगर आप मेडिकल रीजन से बोर्डेड आउट हुए हैं तो इसके लिए जिम्मेवार है फौज। तो फौज जब जिम्मेवार है, इंडियन आर्म फोर्सेस जब जिम्मेवार है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इंडियन आर्म फोर्सेस का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको जब रिलीज़ किया जा रहा है, रिलीज़ होने के बाद आपका लिवलीहुड सपोर्ट देने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि आप जब बोर्डेड आउट होते हैं तो इसके लिए आपका जो वेलफेयर देखभाल करने के लिए कौन अथॉरिटी है। दोस्तों आप जानते हैं कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड एक अथॉरिटी होता है जो कि एक सर्विसमैन का जो भी वेलफेयर रिलेटेड इश्यूज होता है, चाहे पेंशन हो, पेंशनरी बेनिफिट्स हो, मेडिकल हो, CSD USH, सारे चीज़ों के बारे में यही देखभाल करते हैं। तो आपको आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको जो नोडल अथॉरिटी जिससे कंडक्ट करना है वह है केंद्रीय सैनिक बोर्ड। पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज होता है जो कि डायरेक्ट केंद्रीय सैनिक बोर्ड से अप्रोच करने से आपको आपका प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलेगा। उस केस में आपको अप्रोच करना है आपका नियरेस्ट जिला सैनिक बोर्ड को। अब देखिए, हु ऑल आर एलिजिबल फॉर एक सर्विसमैन स्टेटस, दोज रिक्रूट्स बोर्डेड आउट ड्यू टू डिसेबिलिटी। अगर आप बोर्डेड आउट हुए हैं रिक्रूट से तो क्या आपको एक सर्विसमैन स्टेटस मिलेगा और आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा, आप किस कंडीशन में रिटायर होने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप ट्रेनिंग कर रहे थे और ट्रेनिंग के दौरान आपको किसी तरह का डिसेबिलिटी हो गया। वो हो सकता है कि ट्रेनिंग में चोट लगा होगा या फिर चोट नहीं लगा होगा, ऐसे ही कोई बीमारी डिटेक्ट हुआ एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। आप बीमार पड़े, हॉस्पिटल में गए, फिर डिटेक्ट हुआ कि आपको सिजोफ्रेनिया था या इस तरह का जो बीमारी है जो कि चोट लगने की वजह से नहीं हुआ। चाहे वजह कुछ भी हो, आपको जो डिसेबिलिटी ओरिजिनेट हुआ है वो आपका फौज का सर्विस का दौरान हुआ है। यानी कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड टू मिलिट्री सर्विस होना चाहिए, पर हमेशा ऐसे नहीं होता है। जब आपका डिसेबिलिटी का डायरेक्ट लिंक होता है आपका फौज का सर्विस का साथ, तभी वो एग्रीवेटेड या एट्रीब्यूटेबल माना जाता है। और अगर आपका डिसेबिलिटी एग्रीवेटेड या एट्रीब्यूटेबल माना जाएगा तभी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। ठीक है, तभी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा तो आपको दो एलिमेंट मिलता है। फर्स्ट एलिमेंट होता है आपका सर्विस एलिमेंट, यानी कि अगर आप आज का डेट में नॉर्मल पेंशन आउट होते तो आपको कितना पेंशन मिलना था एज पर 6 CPC पेंशन रूल्स, 50% ऑफ योर लास्ट पे। यानी कि आपको जितना अभी सैलरी मिल रहा था रिक्रूट में उसका 50%, उसका आधा, मान लीजिए टोटल आपको 27,000 मिल रहा था तो 27,000 का आधा यानी कि 13,500 ये हो गया आपका पेंशन। इन एडिशन आपको DR भी मिलेगा जो अभी का रेट है 31%। तो ये क्लियर हो गया आपका, ये हो गया सर्विस एलिमेंट। दूसरा एक डिसेबिलिटी एलिमेंट है। डिसेबिलिटी एलिमेंट क्या है, अगर आपका डिसेबिलिटी 100% है तो 30% ऑफ लास्ट पे यानी कि 27,000 का 30% यानी कि 8,100 रुपया, ये आपका क्या होगा
100% डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। अब मान लीजिए आपका 50% डिसेबिलिटी है तो आपको कितना मिलेगा, 8,100 का हाफ यानी कि 4,050 रुपया प्लस डियरनेस रिलीफ यानी कि डीआर जो 31% है, ये आपको मिलेगा, टोटल पैसे मिलेगा हर महीना। ये हो गया क्लियर। अब बहुत सारे केसेस है जहां पे दिखा गया कि रिक्रूट बोर्डेड आउट होते हैं पर उनका जो डिसेबिलिटी है उसे नॉट एट्रीब्यूटेबल नॉट एग्रीवेटेड कहा जाता है। उस केस में क्या होगा, देखिए उस केस में बहुत सिंपल सी बात है, आपको इनवैलिड पेंशन मिलने का प्रावधान है। पहले पेंशन रेगुलेशन 2008 पार्ट 1 रेगुलेशन 82 उसमें जो बताया गया कि मिनिमम 10 साल सर्विस होना चाहिए तभी आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा बोर्ड आउट होने पर एनी केस में। पर आपका सर्विस से 10 साल नहीं है, आप रिक्रूट है, तो इस केस में क्या आपको नहीं मिलेगा, आपको भी मिलेगा। आप सब जानते हैं लगभग कि 2020 जुलाई में एक नई आर्डर आया हुआ है जिसमें क्लियरली बताया गया कि 10 साल से कम जो रिक्रूट हो या सिपाही हो या किसी भी रैंक से जो इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस हो रहे हैं और उनका एनए है उनको भी इनवैलिड पेंशन मिलेगा। कंडीशन ये है कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो सिविल और मिलिट्री दोनों ही सर्विस के लिए फुल्ली इनकैपेसिटेड यानी कि फुल्ली अनफिट हो। अब सिविल जॉब के लिए भी अनफिट हो, मिलिट्री के लिए भी अनफिट हो, तभी आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। और इनवैलिड पेंशन अगर मिलेगा तो कितना पैसा मिलेगा, देखिए सेम थिंग आपको सर्विस एलिमेंट जितना मिलना था, मैं पहले ही बता चुका हूं कि डिसेबिलिटी पेंशन का 2 एलिमेंट होता है, सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट। पर इनवैलिड पेंशन का एक ही एलिमेंट होता है, वह है जो सर्विस एलिमेंट का जो अमाउंट था यानी कि आपका लास्ट पे का 50%। अगर आपका लास्ट पे 27,000 था तो आपको कितना इनवैलिड पेंशन मिलेगा, आपको 13,500 रुपया प्लस डीआर, ये आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा। एनए केस होने पर जो इनवैलिड पेंशन मिलता है वो यही है। अब देखिए आपको और क्या मिलेगा, ये तो पेंशन की बात, क्या पेंशन के अलावा और क्या मिलेगा, एक रिक्रूट को क्या मिलेगा, देखिए जो पेंशन के अलावा जब भी पेंशन रिवीजन होता है आपका पेंशन भी रिवाइज होगा। जैसे पे कमीशन होता है तो आपका पेंशन भी पे कमीशन में रिवाइज होगा, पर ओआरओपी का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है। अच्छा, और क्या मिलेगा, आपको ईसीएचएस का बेनिफिट मिलेगा, आप ईसीएचएस का मेंबर बन सकते हैं यानी कि फ्री में आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं सेना हॉस्पिटल और आपका जो एम्पैनल हॉस्पिटल में ईसीएचएस का थ्रू। दूसरा क्या है, आपको एक ईएसएम का एक सर्विसमैन का आई कार्ड मिलेगा, यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड एज एक सर्विसमैन। और क्या मिलेगा, आपको डिस्चार्ज बुक मिलेगा जहाँ पे एक सर्विसमैन लिखा रहेगा, और आप जितने भी केंद्रीय सैनिक बोर्ड और डीजीआर का जो बेनिफिट्स है वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे एक्सेप्ट जहाँ पे स्पेसिफिकली और कोई क्राइटेरिया ऐड ना हो। आपको कैंटीन फैसिलिटीज भी मिलेगा, सीएसडी फैसिलिटीज मिलेगा। और क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा, कोई जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में एक सर्विसमैन का रिजर्वेशन है वहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, एक सर्विसमैन का। और क्या मिलेगा, ऑल टाइप ऑफ बेनिफिट्स एंड कंसेशन एप्लीकेबल टू एक सर्विसमैन, जहां भी एक सर्विसमैन के लिए जो भी बेनिफिट ऑथोराइज है वो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। अब बहुत लोग हैं जो 2006 से पहले का रिक्रूट से बोर्डेड आउट है और उनको किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो उनको क्या करना है, कहाँ जाना चाहिए। आप सबसे अनुरोध है कि आप आज ही चले जाइए अपना नियरेस्ट जिला सैनिक बोर्ड में और वहाँ पे आपका सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए, वो लोग आपको गाइड करेंगे। अगर आपका जो मेडिकल केस था एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड था तो आपको ज़रूर डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा और एक सर्विसमैन स्टेटस भी मिलेगा। पर आप ये जान के रखिए, कोई आपको ढूंढ के आपका घर में आके ये सारी चीज़ें बता के नहीं जाएगा। जिला सैनिक बोर्ड वाला आपका घर में नहीं आएंगे ढूंढने के लिए, आपको जाना पड़ेगा उनके पास। आप जाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट अपना डॉक्यूमेंट उन्हें चेक करेंगे तो आपको एक सर्विसमैन स्टेटस मिल सकता है अगर आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो तो। अब एक सर्विसमैन स्टेटस तभी मिलेगा आपको, या तो डिसेबिलिटी पेंशन या फिर इनवैलिड पेंशन, दोनों में से कोई एक पेंशन का अगर आप हकदार है तभी आपको एक सर्विसमैन स्टेटस मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरह का एक सर्विसमैन के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप जानना चाहेंगे तो ज़रूर आप एक बार हमारा जो वेबसाइट है www.esminfoclub.com इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कोई और अच्छी जानकारी के साथ। इस उम्मीद के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।